हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारे साथ हैं शाहजेब भैया, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली इन्फोर्स कंपनी को क्रैक किया है। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही इन्फोर्स कंपनी को क्रैक करने की। हेलो शाहजेब भैया। तो कैसे हो? बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया। टेल मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। Yeah, sure, sure. This is Shazir. I'm presently pursuing computer engineering from Jamia Millia Islamia. I'm presently in my seventh semester. I have done my schooling from Dr. Brains Road Memorial Public School from Kanpur, Uttar Pradesh. The school is affiliated to ISC board. Presently, I have two offers with me. One is of Infosys for system engineer profile, and the second offer I am having is that of software development engineer at InfoEdge Private Limited. ओके, ग्रेट, Yeah. ग्रेट। ओके, where why you choose JMI only? There are so many colleges like NSIT, DTU, Yeah. but आपने चूज किया JMI, why? एक्चुअली उसके भी काफी रीजंस थे। पहला रीजन तो ये था कि लाइक जब भी कॉलेज चूज करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग पे चेक करते हैं कि कॉलेज के बारे में होता क्या है, कि क्या है, कैसा प्लेसमेंट है वगैरह। तो पहली जो चीज़ थी जो कि हमने देखी थी इस पे, वो इसका नैक एक्रेडिटेशन था। जामिया मिलिया इस्लामिया प्रेजेंटली नैक एक्रेडिटेड ग्रेड ए पे है। और साथ में उसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग जामिया मिलिया इस्लामिया की जो है वो एनबीए एक्रेडिटेड है। अच्छा, एनबीए एक्रेडिटेड से फ़ायदा क्या होता है कि एक टाइप का ये बैज होता है कि एजुकेशन यहाँ से जो हमें प्रोवाइड होगी वो टॉप क्वालिटी की होगी। इधर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें या फिर अंडर ग्रेजुएट की बात करें, दोनों के साथ। सो इन मतलब कि इनफैक्ट अभी अगर आपको यहाँ से डिग्री मिलती है तो वो एनबीए क्रेडिटेड होगी। एंड अप टू 2022 हमारी जो डिग्रीज हैं वो सब एनबीए क्रेडिट है। तो सेकंड रीजन जो था, जो कि वो भी मेजर रीजन है ऑब्वियसली, सेकंड रीजन है कि यहाँ की फीस बहुत कम है। जैसे आपने चेक किया होगा पोर्टल्स पे, बाकी सारे यस। कॉलेजेस की फीस काफ़ी हाई हम्म। रहती है। हम्म। यहाँ की फीस का क्या है, जो मेरी फीस पड़ी है वो अप्रोक्सीमेटली 32 से 34 थाउजेंड के आसपास पड़ी है फॉर ग्रेट। द स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। ग्रेट। एंड हाउएवर अभी क्या कहते हैं, इन्होंने रिसेंटली फीस बढ़ाई है, बट स्टिल वो भी काफ़ी कम है अगर आप बाकी कॉलेज को कंपेयर करते हैं। अभी आपके लिए मेरे ख्याल से 64,000 फीस है फॉर इन द स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, आपको 64,000 जमा करने। बट अगर आप सारे कॉलेजेस को देखें देखें और उनके फीस और हॉस्टल फीस वगैरह सबको कैलकुलेट करें, तो ऑब्वियसली बेटर हैंड है स्टूडेंट के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया। थर्ड चीज़ जो है जो कि देखी जाती है, वो फिर प्लेसमेंट्स देखे जाते हैं इस पर। प्लेसमेंट्स कैसे हैं? प्लेसमेंट्स जब हमने चेक किए थे तो मेरा बैच था 2018, एंड उसी बैच के जो सीनियर्स थे हम लोग के, मीन्स जो 2018 पास आउट थे, वो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस हो चुके थे। कुछ एक दो माइक्रोसॉफ्ट में थे, काफ़ियों का ओके। ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। एंड टोटल प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे थे। तो दी मतलब कि ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंस्पायर हुए, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लिया। एंड ऐसी चीज़ है कि उस डिसीजन को हम रिग्रेट नहीं करते कभी भी। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। बेसिकली अगर मैं ओवरऑल ये कह सकता हूँ कि यहाँ का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। ये कहा जा सकता है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हमने जितना पैसा जी लगाया, जी अगर जी, एग्जैक्टली वही जामिया में चीज़। अगर 50,000 लगाया, तो हमें अगर 12 या फिर 10 LPA का भी अगर एवरेज 12 एंड 15 LPA का भी अगर हमें पैकेज मिल रहा है, तो दैट्स अ वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छा पैकेज है। ये कहा जा सकता है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा, हमने ये सुना है कि सोसाइटीज होती है हमारे कॉलेज में बहुत सारी, बट बच्चे जो क्या कहते हैं, जो जूनियर्स होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप इस सोसाइटी में आइए, आप इस सोसाइटी में आइए। तो इस सोसाइटी, मतलब आप अगर रेट करें तो कितना रेटिंग देंगे कि मतलब सोसाइटी सोसाइटी प्लेसमेंट के लिए बेस्ट है कि हाँ, हमें प्लेसमेंट लेने के लिए सोसाइटी में ज्वाइन होना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखो, पहली चीज़ तो ये है, देखो भाई, कि हम लोगों पे हमने ज्वाइन करा था इनएक्टिव जेएमआई रिसेंटली। सो हालांकि हम बायस नहीं होंगे, पर अगर आपको कम्युनिटी की हेल्प करनी है किसी न किसी तरीके से, तो
एनएक्टिस जेएमआई बेस्ट है। ठीक है, अब हम लोग टेक सोसाइटीज की अगर बात करें, जैसे टीआरएस हो गई जामिया में, IEEE जामिया है, टीआरएस जेएमआई है और एसई जेएमआई है, ये सारी सोसाइटीज वर्क करती हैं। पर अगर इनको रेट करना हुआ तो फिर हम ऑब्वियसली ये टीआरएस और एसई को प्रेफरेंस देंगे। रीजन क्या है, इस पे वर्क करते हैं काफी, उनके जो मेंबर्स होते हैं काफी वर्क करते हैं। हालांकि जहाँ तक बात आई प्लेसमेंट की कि हमको कैसे हेल्प करती हैं ये कंपनीज, ये सोसाइटीज प्लेसमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली ये आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। आप कोई भी पोजीशन होल्ड करिए, आपका अब धीरे धीरे प्रमोशन होगा अगर आप काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको इंटरेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है और जो क्वालिटी होती है कम्युनिकेशन स्किल की, वो ऑब्वियसली आपकी इम्प्रूव होती है एंड वो उसका बहुत ज़्यादा अपर हैंड रहता है जब आप प्लेसमेंट में बैठते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया इंटरव्यू के लिए, आपको सारी चीज़ें आती हैं, पर Yes, जब yes. आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे अपने इंटरव्यूअर से तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है आपका। तो इंटरव्यूअर आपको समझेगा कि आपको आता नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है जब ये बोलने का, तो उसका कुछ ऐसा फ़ायदा होगा नहीं। सो ऑब्वियसली बेटर हैंड है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। और बाकी जहाँ तक बात है टेक्निकल स्किल्स की, सो ऑब्वियसली उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस होता है, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं होता, पर स्टिल इनफ इनफ रहता है कि आप कंटिन्यू कर सकें आगे। ओके। अच्छा, जैसे किसी जो बच्चा प्लेसमेंट के लिए बैठ रहा है, तो क्या उसके लिए इंग्लिश हर मस्ट है या फिर हिंदी में भी काम चलाया जा सकता है? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो बिहार बोर्ड के हैं, जो यूपी बोर्ड के हैं, जो अन्य और दूसरे बोर्ड से हैं, यहाँ पे इंग्लिश में इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया जाता है, बट स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं होते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि बच्चे फ्लुएंट नहीं होते हैं, बट आपको क्या लगता है कि इंटरव्यूअर कभी हमारी इंग्लिश को भी जज करता है? नहीं, इंग्लिश कभी भी जज नहीं होती, बट ऑब्वियसली पैरामीटर होता है जिसपे आपको मतलब कि अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश कमजोर है और आपको वहाँ पे तो इंग्लिश में ही आंसर दें, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो आपको आपसे हमेशा इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछेगा। सो ऑब्वियसली आपको आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि नहीं हमको इंग्लिश में आंसर देना है, तो उस पर प्रॉब्लम पड़ती है। मतलब कि आपको बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए। हालांकि उनका मेन मोटिव जो होता है किसी भी इंटरव्यूअर का मेन मोटिव ये नहीं होता है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, कितनी कैसी भी है इंग्लिश आपकी। मेन मोटिव उनका ये है कि आपको नॉलेज है पर्टिकुलर, और आप उस नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब लैंग्वेज बार नहीं होती है। अगर मान लिया आपको कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि आप इंग्लिश में नहीं बता पाते हैं, कुछ हम्म। इंटरव्यूअर्स ऐसे भी होते हैं कि आपको अलाउ कर देते हैं कि आप अपनी हम्म। मदर टंग पे बोलिए। मदर टंग बेसिकली हिंदी को हम्म। कहते हैं। हम्म। सो उस पे भी मतलब कि आपके ऊपर रहता है कि, बट बेटर यही है कि आप इंग्लिश ही चूज करें। इंग्लिश में बेसिक आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए, इससे बेटर रहेगा आपके लिए इंटरव्यू पे। ओके। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे हम लोग पे जैसे जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आते हैं और सेकेंड ईयर में आते हैं, तो आते आते स्टडी की जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो क्या हम लोग को अपने कॉलेज स्टडी पे फोकस करना चाहिए या कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए कॉलेज की दुनिया में? जहाँ तक स्टार्टिंग की बात है, स्टार्टिंग में बच्चे प्रेशर लेते हैं। रीजन हम्म। ये है कि जब आते हैं बच्चे तो फिर नहीं सोच के आते हैं कि नहीं चाहिए दिया हुआ है हमने, और अब कॉलेज में जाके ये सब करना है वो करेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि काफी प्रेशर ले लेते हैं स्टडीज का, काफी बच्चे होते हैं ऐसे कि जो बिल्कुल प्रेशर छोड़ देते हैं और बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। हाँ, पर सही बात, आपको सही बात। मीडियम लेवल पे रहना है कि आपको प्रेशर लेना भी है थोड़ा बहुत, कि नहीं हमें क्लासेस अटेंड करनी है और हमको बेसिकली पढ़ना तो है ऑब्वियसली। हम्म। पर ये भी नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दें, बाकी चीज़ें ना करें। आप कॉलेज आते हैं तो कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है, तो आप उसको एंजॉय करिए। यहाँ पे फेस्ट होते हैं इवन सेमेस्टर में, उस पर जाइए एंजॉय करिए। बाकी कॉलेजेस हैं जैसे D2 वगैरह, इनमें फेस्ट होते हैं, इनमें पार्टिसिपेट करिए। और वहाँ भी काफ़ी एंजॉय करने के काफ़ी ऑप्शन रहते हैं। तो मतलब कि आप बेसिकली सिर्फ आप उस पर ना रहिए कि आपको सिर्फ पढ़ना ही है या तो फिर आपको सिर्फ घूमना ही है। आपको दोनों चीज़ें ही करनी है। अ, और जैसे जब हम लोग कॉलेज में एंटर करते हैं तो काफी सीनियर से कहते हैं कि बेटा
सीजीपीए की उतनी चिंता ना करना, सीजीपीए तो तुम्हारी बन जाएंगी जब बस 5 से या 6 से ऊपर रखना। तो क्या सीजीपीए इम्पैक्ट करता है हमारी प्लेसमेंट पे? ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ पूछी आपने। सीजीपीए का बहुत ज़्यादा हालांकि मैटर करता है, ऑब्वियसली मैटर करती है सीजीपीए, जैसे बताते हैं लोग नहीं मैटर करती, बट आपकी मैटर करेगी। जैसे हम सजेस्ट करेंगे कि आप 8.5 से ऊपर रखिए सीजीपीए। अच्छा, फ़र्क कहाँ पड़ता है ये मैं आपको बता देते हैं। पहली चीज़, जब आप कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठते हैं तो आप सीजीपीए पूछते हैं। अब मान लीजिए अगर उनको उनकी रिक्रूटमेंट एबिलिटी कम है, मीन्स कम रिक्रूट करेंगे वो, सो ऑब्वियसली अगर आपकी स्किल्स और सारी चीज़ें सेम है तो वो आपकी सीजीपी के बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर देंगे। एंड ऑफ कैंपस भी ये चीज़ बहुत होती है। लाइक रिसेंटली हम लोगों ने भी ये चीज़ फेस करी है कि जिन बच्चों की सीजीपीए कम थी हम्म। उनको रिजेक्शन मेल आया और बाकियों को ओपन असेसमेंट या तो फिर राउंड 1 का मेल आया। सो सीजीपीए मैटर करती है ऑब्वियसली। और अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि जैसे क्या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमें, मतलब क्या कहते हैं कॉलेज एग्जाम्स को क्लियर करने की, अच्छे सीजीपीए लाने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या स्टेप्स आप हमारे ऑडियंस को देंगे? एग्जाम के लिए। जी, थ्योरी एग्जाम हेलो। के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी देंगे हमारे ऑडियंस को, कि स्ट्रेटेजी वो क्या होनी चाहिए कि हम अच्छे सीजीपीए ग्रैब करें? अच्छी सीजीपीए मिलती है वो ये आप पर्टिकुलर यूनिट पढ़ रहे हैं। जैसे इसमें में 5 यूनिट समस्या होता है। जैसे आप कोई भी पढ़ रहे हैं तो यूनिट आपको कंप्लीट हो गया, तो फिर आप उस यूनिट के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए। ठीक है, उस पेपर को लगा लिए, उस पेपर से आपको पैटर्न पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर यूनिट से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। सो अगर आप उस पैटर्न के बेसिस पे प्रिपेयर करते चलेंगे तो फिर आपका आपको 8.5 या 9 सीजीपीए से ऊपर आने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये मेरे ख्याल से बेटर है कि आप ऐसे एक अपनी प्रिपरेशन करें। ओके। क्या आप जैसे आपने अभी अभी रिसेंटली कंपनी क्रैक करी है, तो क्या इंटरव्यू का क्या क्वेश्चन रहता है, जैसे मतलब कुछ सम एग्जांपल दिए, मतलब कि जैसे मतलब हम लोग जब एंटर होते हैं तो क्या होना चाहिए, मतलब स्टेप्स क्या होने चाहिए, इंटरव्यूअर के सामने हमारी पर्सनालिटी कैसे दिखनी चाहिए, क्या बेसिक क्वेश्चंस आपके द्वारा आपसे क्या इंटरव्यूअर ने पूछा, कुछ स्टेप्स में आप बताइए अपनी इंटरव्यू की जर्नी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली हालांकि ये सब चालू होता है सबसे पहले तो अगर आप टेक्निकल राउंड पे बैठते हैं तो आपका राउंड 1 होता है जिसपे कोडिंग वगैरह पे जज करते हैं आपको। उसके बाद फिर इंटरव्यू राउंड चालू होते हैं आपके। तो इन्फो एज की जहाँ तक बात है, इन्फो एज पे हमारे 3 टेक्निकल राउंड हुए थे और एक एचआर राउंड हुआ था। 3 टेक्निकल राउंड में स्टार्टिंग में तो उन्होंने इंट्रोडक्शन मांगा सबसे पहले। उसके बाद कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के ऊपर क्वेश्चंस थे कि लूप्स वगैरह रिलेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली आप क्वेश्चन दे दिया कि आप कोडिंग का क्वेश्चन करिए, सॉल्व करिए इसे। और उस बेसिस पे हर एक पॉइंट पे आपको ड्राई रन करवाते हैं और हर एक पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ये कोड लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। गूगल जैमबोर्ड हमको दिया हुआ था, उस पर कह रहे थे ड्रॉ करके आप बताइए कि कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। जैसे आप अगर ट्रिवर्स भी कर रहे हैं अगर लिंक लिस्ट में मान लीजिए, तो हम्म। उसका आपको हर एक स्टेप बताना है कि कैसे कैसे आप आगे जा रहे हैं, उस पर मिडिल कैसे निकाल रहे हैं, एंड पे कैसे जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। सो अगर आप उस पर, जहाँ तक पहले क्वेश्चन था मेरा कि अगर आप इंग्लिश पे प्रॉब्लम भी कर रहे हैं तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, क्योंकि जब आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसमें बता सकते हैं, तो फिर उन्हें इंग्लिश का इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अच्छा, बाकी जहाँ तक बात है, ये टेक्निकल राउंड जो भी है ये सिर्फ आपको कोडिंग पे और आपकी कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स पे जज करते हैं। फिर लास्ट में आता है हम लोगों का एचआर राउंड आता है। हालांकि इन्फो एज का एचआर राउंड काफ़ी इजी था। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि अपने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लेते हैं हमारा, इंट्रोडक्शन पे हमारा कॉन्फिडेंस चेक कर लेते हैं। और उसके बाद फिर पूछते हैं कि आपको कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है और आप कैसे कंपनी को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे ये वाले फीचर्स पे आप काम करेंगे और कैसे कैसा मतलब कि आपका ग्रोथ का लेवल वगैरह कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें पूछते हैं हमसे। हम्म। सो
पूरा इंटरव्यू पे अगर आप देखें, अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू पे बैठ रहे हैं तो आपका जो जजिंग होती है वो सिर्फ आपकी एबिलिटीज और स्किल्स के ऊपर होती है, और इंग्लिश फैक्टर करती है ऑब्वियसली, पर ज़्यादा फैक्टर नहीं है उसमें। कि अच्छा, कोई ऐसी गलती जो आपने कॉलेज लाइफ के दौरान करी और हमारे जूनियर्स को आप कहना चाहते हो कि वो गलती आप ना करें, कोई ऐसी गलती? या या एक्चुअली मेजर मिस्टेक जो हमें लगती है अभी, जो हमने इंजीनियरिंग में करी है, वो लाइक हमने एक्सप्लोरेशन बहुत करी है। एक्सप्लोरेशन सारी फील्ड में, लाइक जैसे स्टार्टिंग करी हमने वेब डेवलपमेंट, नोड.जेएस वगैरह से, अगर हम आपको बताएं टेक्निकली। हम्म, उसके बाद हमने पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे अपना दिमाग लगा दिया। फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग से फिर हमने डेवलपमेंट उठाया, पर हमने लैंग्वेज बदल दी, नोड.जेएस से हमने जावा कर दी। उसके बाद ऐसे पूरी की पूरी जर्नी जो है इस पे एक्सप्लोर एक्सप्लोर करते रहे कि कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, कैसा नहीं हो रहा। पर हम सजेस्ट ये करना चाहेंगे कि अगर आप एक चीज़ उठाइए, फिर उसमें मास्टर्स कर लीजिए एक तरीके से, आप उस पर काफ़ी अच्छे से कमांड बना लिए, हम्म, अच्छे से उस पर काम करिए, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे काफ़ी काम आएगी, और वो चीज़ आपको पे भी करेगी अच्छा। तो इंग्लिश में मतलब जैसे कहते हैं लाइक being the jack of all trades, and instead of like कहते हैं ना इंग्लिश में कि यस instead यस of being the jack of all trades, one should be a master of one. यस, सही बात है। So ये चीज़ इस पे फर्क पड़ती है काफी, कि आप एक चीज करिए उसमें मास्टर्स करिए एक तरीके से, राइट, जहां तक कि सारी चीजों पे एक्सप्लोर करने के मुकाबले वो एग्जैक्टली, बेटर रहता है हालांकि। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। आ, जैसे एक क्वेश्चन रहता है ज्यादातर जूनियर्स का कि हम सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज पे जाएं, सी को चुने, सी प्लस प्लस को चुने, जावा पे जाएं, किस फील्ड में जाएं। मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली ये ज्यादातर ये हॉट एंड टॉपिक बना रहता है जूनियर्स के बीच में कि हम सबसे पहले लैंग्वेज चुने तो कौन सा चुने। इसके बारे में आपका क्या सजेशन है? देखिए लैंग्वेज की जहाँ तक बात है, तो आप हम ये आपको सजेस्ट ये करेंगे कि आप पहले एक ना एक सिंटैक्टिकल लैंग्वेज लिए। सिंटैक्टिकल लैंग्वेज का मतलब ये होगा कि जिसमें सिंटेक्स होता है, जैसे पाइथन लैंग्वेज है उसमें सिंटेक्स नहीं है पर्टिकुलर, आप कोड कहीं भी लिखिए, सिर्फ डायरेक्टली प्रिंट लिख दिए हम्म, और हेलो वर्ल्ड लिख दिया, आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पर हम्म, सिंटैक्टिकल लैंग्वेज होगी, जैसे सी होगी, सी प्लस प्लस हम्म, होगी, जावा होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास तीन चॉइसेस हैं, सी, सी हम्म, प्लस प्लस एंड जावा पे। हम्म, कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा आपके पास कि आपको सी छोड़नी पड़ेगी, आपको सी प्लस प्लस में जाना पड़ेगा। तो अब मेरे हम्म, पास ऑप्शन है सी प्लस प्लस एंड जावा के। हम्म, सो बेटर मेरे ख्याल से ये रहता है कि आप सी प्लस प्लस या जावा में से चूज करिए। सो सी प्लस प्लस की खास बात भी है, और जावा में भी अपनी खास बातें हैं, कि हालांकि आजकल जो मेजर मार्केट जो बाहर चल रहा है वो जावा पे चल रहा है। पर ओके, अगर आपने इनमें से कोई एक भी लैंग्वेज सीख ली तो आपको स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हालांकि अगर आप डायरेक्टली पाइथन या तो फिर कोई भी ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज पे जाते हैं, तो वहां से स्विच करना जावा पे या तो फिर सी प्लस प्लस में आपके लिए प्रॉब्लम करता है। सो स्टार्ट करने के लिए हम सजेस्ट आपको यही करेंगे कि आप सी प्लस प्लस से जावा में से चूज करिए। ओके। जैसे हमारे जूनियर्स होते हैं कुछ जैसे ऑफ कैंपस के बारे में, जहाँ पे हमें कॉलेज प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनके बारे में कैसे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको ऑफ कैंपस जॉब कैसे लगे? मतलब आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखा ही होगी, ऑफ कैंपस का क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, थोड़ा इसके बारे में हमारे हमें बताएं। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, सबसे पहले ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में सबसे पहले आपको चाहिए होता है रेफरल। रेफरल के बिना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले आपको रेफरल ढूंढना पड़ता है। रेफरल के लिए आप लिंक्डइन में उस पर्टिकुलर कंपनी के सीनियर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं कोई भी पोजीशन पे, आप उनसे रेफरल के लिए बोल सकते हैं, और राइट, अगर वो रेफरल प्रोवाइड करते हैं आपको, रेफरल के बाद आप पे ओपन असेसमेंट या फिर राउंड वन का मेल आता है। सो ये राउंड वन का मेल आना ही बहुत बड़ी बात होती है अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। आप कैंपस में बैठते हैं, आपके पास 100 करीब मैक्सिमम 200 बच्चे मान ली बैठ रहे हैं आपके साथ कैंपस में। और जब आप ऑफ यस, कैंपस जाते हैं तो करीब 5 से 6 थाउजेंड के आसपास बच्चे बैठते हैं पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। सो ऑब्वियसली कंपटीशन तो हद से ज़्यादा रहता है। पर आप रेफरल लेते हैं तो रेफरल लेने से कंपटीशन कम नहीं होता आप पे। पर एक चीज़ है, आपको ओपन असेसमेंट पे लिंक आ जाती है, तो लिंक राइट, आना ही राइट, बहुत बड़ी बात होती है पहली चीज़। राइट, उसके बाद राइट, जब मान लिया अगर आप पे लिंक आ गई, उसके बाद फिर कंपटीशन मेन चालू होता है। फिर धीरे धीरे आपसे कोडिंग राउंड्स लेते हैं, राउंड वन लेंगे, कोडिंग का राउंड टू लेंगे,
राउंड 3 भी लेते हैं कुछ कंपनी, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू भी लेते हैं, इंटरव्यू पे भी कोड कराते हैं आपसे, यस इंटरव्यूज यस। के बाद फिर 2-3 इंटरव्यू राउंड है, उसके बाद फिर HR राउंड लेके आपका प्लेसमेंट सक्सेसफुल रहता है। तो ओके। बेसिकली ये टफ चीज रहती है, पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जैसे लोग ने कहा है कि टफ बैटल लड़ने से कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में, सो राइट ऑब्वियसली राइट, ये बेटर है। एग्जैक्टली। एक फाइनल क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर आपको वापस फर्स्ट ईयर में भेज दिया जाए तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी प्लेसमेंट, अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए? वैसे आपने बहुत अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करी, लेकिन हमारे जूनियर्स को ये पता चलना चाहिए कि मतलब वो क्या बेसिक स्टेप्स फॉलो करे अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में दोबारा भेज दिया जाए। अच्छा अच्छा, सो बेसिकली क्या है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट सेमेस्टर में इस टाइम प्रेजेंटली, सो फोकस करेंगे ऑब्वियसली अपनी स्टडीज पे, फोकस करेंगे कि हम लोग को जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें नॉर्मली नॉर्मल फोकस, ये नहीं कि आप बिल्कुल भी उसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ आप अपने कोर्स में ही लगे, आप दूसरी चीज़ भी देखिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको प्लेसमेंट टेक्निकल में लेना है, सो आप कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चालू कर दिए, उसमें क्या कहते हैं काम करना, ताकि आपको उसकी सारी चीज़ें पता हो जाए फर्स्ट ईयर में। उसके बाद फिर आप सेकेंड ईयर में जब आप आते हैं, तो फिर आप कंप्यूटर साइंस के जो फंडामेंटल्स हैं वो आप तैयार करने लगी, जो आपको कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं, और साथ में आपको प्रिपेयर करना है वो भी, और आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नया टॉपिक पड़ेगा आपका, वो आप पे कंटिन्यू करना है। और फिर सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है, आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं फंडामेंटल्स की। थर्ड ईयर में आप आते हैं, थर्ड ईयर में भी सेम चीज़, आपको प्रोजेक्ट करने हैं और अपने फंडामेंटल्स से स्ट्रॉन्ग करने हैं, जो भी आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। और थर्ड ईयर में ही, हालांकि इससे फंडामेंटल्स और कॉलेज का पढ़ने से आपको फायदा क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए गेट एग्जाम में बैठते हैं, तो गेट एग्जाम में अगर आपको कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो आप गेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आपके पास ऑप्शंस खुलते हैं, काफ़ी ऑप्शंस, IIT ऑप्शंस खुलते हैं, और आपके कंपनीज में, गवर्नमेंट कंपनीज में अप्लाई करने के ऑप्शंस रहते हैं। सो आपका एक राइट। तरीके से वो भी आपके हाथ में रहता है, और अगर आप साथ में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कर रहे हैं, तो आपके पास प्लेसमेंट्स भी हाथ में रहते हैं। सो अगर आप ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलते हैं, तो फिर एक तरीके से आपका कहीं से भी लॉस नहीं होता, अगर आप माने तो। राइट। तो फाइनली बहुत अच्छा है हमारे पॉडकास्ट का। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन शाहजेब सर, इन्होंने रिसेंटली इन्फोर्स कंपनी को क्रैक किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच थैंक्स। पॉडकास्ट